अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। यूं तो एक साल से इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये बहस एक मरतबा फिर जोर पकड़ गई है और खास तौर पर जब इमरान खान साहब की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उनसे सवाल किया गया कि अरब रियासतों की जानिब से या बिरादर इस्लामी ममालिक की जानिब से उन पर किसी किस्म का प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, तो उन्होंने कमेंट करने से तो इज्तनाब किया, लेकिन उनका जवाब हाँ में ही कंसीडर किया गया और फिर मीडिया में एक बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस बहस में और भी जोर आ गया जब 22 नवंबर को ये खबर आई कि खुफिया मीटिंग हुई है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान, और वो सऊदी अरेबिया के शहर न्योम में ये मीटिंग हुई है जिसमें जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा थे जॉन पोम्पियो वो भी मौजूद थे। इस हवाले से फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के खुफिया एजेंसी के सरबराह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। फिर मीडिया में हमने ये भी देखा कि कुछ अरब रियासतों की जानिब से पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उन पर भी प्रेशर आना शुरू हो गया। खास तौर पर यूएई की बात की जाए तो यूएई ने अभी पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा बंद कर दिए हैं, मुअत्तल कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं। इसके अलावा टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट का वीजा भी बंद कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जिस दिन से इसराइल को तस्लीम किया है 14 अगस्त 2020 के बाद से, उस दिन के बाद यूएई में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके लिए मुश्किलात बढ़ गई हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी बैन है जो 2 दिन पहले इम्पोज किया गया है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है और इसको हाई लेवल पे टैकल होने की जरूरत है, काउंटर होने की जरूरत है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ को इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना चाहिए। अरब रियासतों के लिए इसराइल इतना अहम क्यों हो गया है? हमारी खारजा पॉलिसी में भी इसकी खासी अहमियत माजी में रही है। खासतौर पर 2005 में हमने देखा था कि हाई लेवल का कॉन्टैक्ट हुआ था इसराइल के साथ जब पाकिस्तानी वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इस्तांबुल में इसराइली वजीर खारजा से मिले थे। और उसी साल में 2005 ही में सितंबर में यूएन हेडक्वार्टर में जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर थे, उन्होंने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और इसराइल के बहुत सारे जो काम थे या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने खासा एडमायर किया था। उस वक्त भी इसराइल ने वजाहत देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कभी भी किसी भी खुफिया ऑपरेशन में इंडिया के साथ मिलकर हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट शायद ये चाहती है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इससे होगा ये कि खत्ते में और ख़ास तौर पर जो इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है और फिर इंटरनेशनल जो चैलेंजेस का सामना है वो खासे कम हो सकते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अरब रियासतों के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां पर खड़े हुए हैं। रोज हम देख रहे हैं कि एक नया चैलेंज अरब रियासतों के हवाले से पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है। माजी करीब में भी और माजी बैद में भी अरब रियासतें पाकिस्तान की बहुत करीबी दोस्त रही हैं, बहुत दरीना ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से सऊदी अरेबिया के हवाले से भी खबरें आती रही हैं कि उनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस हवाले से हमने 2-3 बड़ी खबरें भी ब्रेक की हैं और इसी शो में ब्रेक की हैं। अभी नाइजर जो कंट्री है अफ्रीका का, वहां पे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हो रहा है और अब उसका डिक्लेरेशन भी आ गया है, रेजोल्यूशन भी आ गई है जिसमें कश्मीर के इशू को टेकअप किया गया और इंडिया के 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उनको मुस्तरद किया गया है और उसकी मजम्मत भी की गई है। लेकिन इससे पहले जो 23 नवंबर को एजेंडा इशू किया गया था CFM का, उसमें कश्मीर का हवाला नहीं दिया गया था। तो इसको लेकर भी मीडिया में खासी डिबेट हुई थी कि अरब रियासतें शायद पाकिस्तान के साथ मुसलसल धोखा कर रही है। चूंकि इससे पहले हमने अगस्त 2020 में सऊदी और यूएई के वजीर खारजा को यहाँ पाकिस्तान में देखा था और उन्होंने विजिट किया था। तो उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि CFM में कश्मीर को सरे फहरिस्त रखा जाएगा और कश्मीर पर बात होगी, लेकिन एजेंडे में नहीं था। लेकिन आज जो डिक्लेरेशन आया है, जो रेजोल्यूशन आई है, उसमें कश्मीर के हवाले से जरूर बात की गई है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त कहां खड़ी है, खासतौर पर इसराइल के हवाले से और अरब रियासतों के हवाले से, इस पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे
साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मेजर जनरल एजाज अवान साहब से, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब लटविया के एजाजी कौंसल जनरल हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी को रीविजिट करना चाहिए। देखिए, आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि जब मैं गया था तो मुहर्रिकात क्या थे, हम किस हद तक गए और हमने रिकग्नाइज क्यों नहीं किया। फिर हम देखेंगे कि किस हद तक हालात बदले हैं, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। पहली बात यह है कि हमारा उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वाज़ेह बात है, लेकिन हमारे मसाइल हैं। मसाइल क्या है? पहली बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक एक पाकिस्तान का स्टैंड रहा है। फिर यह कि कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियाद पर हमारा लीगल क्लेम कश्मीर पे है, और इसराइल की जो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पोजीशन है 1967 के बॉर्डर्स की, जिसपे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। अब उससे हम जब आगे चलते हैं तो हम लोग गए क्यों थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। प्रेसिडेंट बुश थे वहाँ, पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस मिल चुका था, हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही थी, हम ये रिस्क भी ले सकते थे इसराइल से बात करने का कि 8.6% जीडीपी ग्रोथ थी, यानी दुनिया में सिवाय चीन के उस साल हमसे बेहतर किसी की नहीं थी, और 9.2% जीडीपी ग्रोथ थी। आईएमएफ का हम हिस्सा नहीं थे। अब इन हालात में हमने देखा कि हमने अपने जो कुछ बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करना है। वो क्या थे? पहली बात हमारा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वो ये था कि इंडिया के साथ बुश एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया हालांकि पाकिस्तान की एलाई थी, लेकिन पाकिस्तान से वो राजी नहीं थी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने में। उसकी वजह वो ये देते थे कि जनाब ये जो AQ खान साहब का जो मामला था उनका उसकी वजह से अमेरिकन कांग्रेस और पब्लिक में सपोर्ट नहीं है, और हिंदुस्तान के साथ वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट कर रहे थे। तो हमें अंदाजा था कि हमारी सबसे ज्यादा मुखालिफत हो रही है वहां, वो इजरायली लॉबी कर रही है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में। तो फैसला ये हुआ कि वहां विजिट करके एक सिग्नलिंग की जाए कि अगर आप हमसे बात करेंगे, और अमेरिका को कहा गया कि अब आप सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमारे साथ भी करें, भारत से ना करें। और ख्याल ये था कि इजरायली लॉबी जो है वो निस्बतन हमारी मुखालफत कम करेगी। और जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक मौके पे एड्रेस किया जूइश लॉबी को यूनाइटेड स्टेट्स में, तो जबरदस्त किस्म का उनको रिसेप्शन मिला। और फिर अगली बात ये हुई कि जो हमारे क्योंकि ताल्लुकात बुश इंतजामिया से अमेरिका से बहुत अच्छे थे, तो कुछ ऐसे वेपन सिस्टम थे जो अमेरिका हिंदुस्तान को नहीं बेच रहा था, लेकिन इजराइल उनको बेच रहा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप चाहते थे कि इसराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए, इसलिए आपकी मुलाकातें हुई? नहीं, यूं नहीं बात थी, इससे बढ़ के बात थी। इसराइल भी बड़ा कीन था हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाने में। क्यों? क्योंकि जो हमारी मिसाइल्स की रेंज है, हमारा ताल्लुक सिर्फ इंडिया से है। इंडिया हमारा प्रॉब्लम है वो, और हमारे जो झगड़े हमारी जंगें उनके साथ हुई हैं, तो हमारी मिसाइल रेंज अंडमान आइलैंड्स तक है। एक सब कॉन्टिनेंट का जब नक्शा देखते हैं अंडमान आइलैंड नजर नहीं आता। अंडमान आइलैंड्स तक हमारी रेंज हमें इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि इंडिया ने अपने वहां बेसिस रखे हैं और वो इंडिया का हिस्सा है। और जो अंडमान आइलैंड से पाकिस्तान का डिस्टेंस है वो वही है जो इजराइल का है। तो इजराइल को हमेशा ये डर रहता था, और फिर उनको ये भी डर था कि 73 की जंग में हम खासतौर पर शाम में हमने उनको एंगेज किया एरियल कॉम्बैट में, और उनके जहाज भी गिराए, तो वो भी इक्वली कीन थे और हमें मैसेजेस आ रही थी। लेकिन एक बात, इजराइल पाकिस्तान को मैसेजेस कर रहा था कि हमारे साथ बैठें, हमसे बात करें और हमें रिकॉग्नाइज करें, आप ये कह रहे हैं? जी, उनकी ये ख्वाहिश थी। हमें मौका इसलिए मैसर आया कि उस वक्त
प्राइम मिनिस्टर एरियल शरॉन ने गजा से विड्रॉ किया था, उन्होंने फौजें वापस बुला ली थी, जिसमें खुशी के शादियाने बजाए गए थे सारी अरब दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। तो हमने फैसला किया, क्योंकि हमारे बहुत से मसाइल हैं जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, और अब क्योंकि उन्होंने फौजें विड्रॉ की हैं, इससे पहले आपको बताना जरूरी है कि जो फॉर्मर किंग थे, जब क्राउन प्रिंस थे अब्दुल्ला, बाद में बादशाह बने, तो उनका एक प्लान था अब्दुल्ला प्लान, उसका मतलब था लैंड फॉर पीस, और वो बाद में अरब लीग ने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करने को तैयार था कि अगर इजराइल विड्रॉ करे तो पाकिस्तान उसको रिकग्नाइज कर लेगा। तो जब शरान ने इजराइल से गाजा से विड्रॉ किया तो हम उसको वेलकम करना चाहते थे। और पाकिस्तान उस वक्त इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार था या तैयार हो रहा था? नहीं, उस वक्त हम ये थे कि अगर इजराइल को, जैसे अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उन्होंने ये कहा है कि हमने इसलिए बात की है बकौल यूएई के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट्स में फ्रीज कर देंगे वेस्ट बैंक की। तो हम भी उनको ये कह रहे थे कि अगर आप विड्रॉ कर लें वेस्ट बैंक से, जो यूएई कह रहा है, यूएई कहता है उनको गारंटीज मिली है, हमने कहा था आप हमको गारंटी। अच्छा खुर्शीद कुशूरी साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइल को तस्लीम करने के फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो रहे हैं पाकिस्तान को अभी? देखिए, फायदा ये हो सकता है कि उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि हम एक हाई टेक्नोलॉजी की जो टर्म है वो साइंटिस्ट समझते हैं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत सी और किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। मैं साइंटिस्ट और इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैंने आके यहाँ शेयर किया था और उसमें बहुत ओपनिंग्स थी। सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान एक हमारा एग्रीकल्चरल मुल्क है, हमारी ज़राअत जो है वो 70% लोगों का उनसे रिज़्क़ जुड़ा हुआ है। लेकिन इजराइल ने तो कमाल कर दिया था कि उसने जो डेजर्ट थे, सहरा थे, उसको उसने बागात में तब्दील कर दिया। इजराइल ने पाकिस्तान को क्या इस सिलसिले में ऑफर किया था? वो उन्होंने हमें ऑफर की कि जो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इजराइल की है वो आके हमारे साथ कंप्लीटली शेयर करेंगे और नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। और साथ अंडरस्टूड था कि हिंदुस्तान के साथ जो उनके यकतरफा ताल्लुकात हो रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी, ये कहने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड था जब मुझसे बात कर रहे थे। तो मैंने उनको ये कहा, और ये अगले दिन मैंने पब्लिकली भी कहा, ये तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे तुर्की इजराइल के साथ, और तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क था और उन्होंने ये अरेंज भी की थी, और यही इसलिए फैसला किया गया था। लेकिन जब उनका ये ख्याल था कि जब मैं मीडिया के सामने जाऊंगा तो मैं उनके सामने कहूंगा कि हम तैयार हैं, तो हमने कहा हम तैयार इस सूरत में हैं कि अगर जो अरब प्लान, अब्दुल्ला प्लान है, अरब लीग का प्लान है लैंड फॉर पीस, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसका मतलब यह है कि इजराइल एंड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, जिसका दारुल खिलाफत यरूशलेम होगा, ये तो हमें पाकिस्तान को बतौर रियासत इसराइल को तस्लीम ना करने के क्या नुकसान हो रहे हैं? देखिए, इसराइल के, अमेरिका के, वेस्ट में कोई डाउट ही नहीं, मीडिया में बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और इंडिया पूरा उसका फायदा उठाता है कि इसका कि हमारे नहीं है और उनके ताल्लुकात हैं, बल्कि इंडिया के ताल्लुकात मोदी साहब ने जो और ज्यादा बेहतर किए हैं वो पाकिस्तान से मुखालफत की बुनियाद पर किए हैं। फिर ये कि ऐसे मौका आया था कि जब मैं अभी फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मुझे बाहर भेजा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जब इंडिया ने वो किया न्यूक्लियर धमाके किए, तो खबर आई थी कि इजराइल और इंडिया मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमला करेंगे। तो मुझे कहा गया था कि आप बता दें P5 को, मैं सिर्फ पेरिस में था, तो मैंने पेरिस में बताया उनकी सेक्रेटरी जनरल को कि मुझे मैसेज आई है कि आप देख लें हमारे हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे नहीं आएंगे, अगर आपने हमला किया कहूटा पे तो हम फौरन हमला कर देंगे ट्रम्बे पे, जो इंडिया का न्यूक्लियर वहां था। और उन्होंने फिर मॉनिटर किया और उन्होंने सारे P5 से शेयर किया। हमने तो खतरे तो हैं, फायदे हैं, लेकिन मसला यह है
کہ جب تک پاکستان کی پبلک اوپینین تیار نہ ہو. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں ہندوستان سے بات چیت کر رہا تھا کشمیر کے. اچھا قصوری صاحب بریف سا کمنٹ کیجئے، عرب ممالک پاکستان پر کیوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی کسی پہ دباؤ نہیں ڈالتا، ہر ملک اپنے مفاد میں کر رہا ہے. اگر یو اے ای کر رہا ہے، بحرین کر رہا ہے، یہ ان کا سوورن رائٹ ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم اس پہ اعتراض کریں. نہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی پالیسی جو اپنے مفاد میں سمجھے کریں. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. خورشید محمود قصوری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے یو اے ای کی جانب سے پاکستانی ورکروں پر پابندی لگا دی گئی ہے، پاکستانی امپلائمنٹ ویزا پر بھی، ورک ویزا پر بھی، اور اس کے علاوہ وزٹ ویزا پر بھی. پاکستان کے جو ورکروں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تب سے وہاں پہ جو پاکستان ڈائسپورا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ او آئی سی کے کونسل فار فورن منسٹر کا اجلاس نیامے میں جاری ہے، لیکن کشمیر جو ہے وہ او آئی سی کے سی ایف ایم کے ایجنڈے پر نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ میجر جنرل اعجاز امان صاحب موجود ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور افتخار چودھری صاحب موجود ہیں. میجر جنرل اعجاز امان صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کیوں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی، یہ آج کل بہت ایک بدگمانی کی فضا کریٹ کی جا رہی ہے انفارچونیٹلی عرب ممالک اور پاکستان کے درمیان. میں آپ کے سوال کی طرف ابھی آتا ہوں، اس پہ بعد میں تفصیل سے پھر بات کر لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور جو آج پرائم منسٹر آف پاکستان دے رہے ہیں، اس میں یا پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں کبھی تبدیلی نہیں آئی تھی. اور وہ موقف یہ ہے کہ جو دو ریاستی فارمولا ہے، سلیوشن ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کا، اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے جس میں بیت المقدس دارالخلافہ ہوگا فلسطین کا، اور غزہ کی پٹی اور ویسٹرن بینک کے اوپر جو نئی آبادیاں بنائی جا رہی ہیں ان کو ختم کر کے ان کے علاقے واگزار کرا جائیں گے، اگر یہ اصولی موقف اسرائیل آج اپنا لے تو پاکستان اس کو تسلیم کر لے گا. پاکستان کی نہ کوئی ڈائریکٹ جغرافیائی اختلافات ہیں اور نہ کوئی اور نظریاتی اختلافات ہیں. اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس ایک اصولی موقف کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر اور پیلسٹائن یہ 70-80 سال سے 7 سے 8 دہائیوں سے موجود ہیں یو این ریزولوشن کے اوپر، اور دونوں کے اوپر ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے متحارب گروپوں کی بھی اور یونائٹڈ نیشن کی بھی، جس میں تمام دنیا کی ایک رائے شامل ہے کہ ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا. اگر اس اصولی موقف سے انحراف نہ کیا جائے تو پھر اس کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمیں انٹرنیشنلی یا ریجنلی اعجاز امان صاحب کیا نقصانات ہو رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہے. دوسرا، فوائد کا جہاں تک تعلق ہے، جارڈن اور ایجپٹ نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، تو کیا ان دو ملکوں میں آج دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے اصولی موقف کو اگر آپ پرائس ٹیگ لگانے کی کوئی بھی کوشش کرے، اپنے اصولوں کی اگر قیمت لگانے کی کوشش کی جائے تو پھر قوموں کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کی سوورینٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے اور وہ ہماری سوورینٹی کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک پریشر کی بات ہے، میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سعودی عربیہ کا پریشر اس وقت بھی تھا جب یمن کی جنگ میں جانے کا فیصلہ ہوا تھا اور پاکستان پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمارے ٹروپ نہیں جائیں گے. اس کے باوجود ہمارے سعودی عربیہ سے تعلقات قائم رہے اور آج بھی ہیں. تو یہ لیکن اعجاز امان صاحب پہلے والے تعلقات نہیں ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. دیکھیں وہ آج بھی ہیں، لیکن ایک میں نے پہلے ایک ابتدائیے میں کہا تھا کہ ایک بدگمانی کی فضا کریٹ کی گئی ہے. اس غیر ریسپانسیبل سوشل میڈیا پہ کچھ جرنلسٹ نے، اپنے یوٹیوبرز نے ایک ماحول بنایا ہے کہ پاکستان، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں. اور آج آپ نے اس او آئی سی کے پلیٹ فارم سے جو آج ریزولوشن ابھی جو قرارداد پاس ہوئی ہے
اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے تعلقات میں نہ کوئی دوری تھی. اس پہ دوبارہ آتے ہیں. میں جنرل مصطفیٰ صاحب کی طرف بڑھوں گا. جنرل مصطفیٰ صاحب، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے خفیہ تعلقات تو ماضی میں رہے ہیں، تو پھر تسلیم نہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے، تو بھی جنرل اعجاز جو بات کر رہے تھے اس سے آگے اگر آپ سوچئے، آپ شاید نہیں جانتے اسرائیل کا کوئی ریکگنائز نقشہ اس وقت یو میں موجود نہیں ہے، اور آج سے جو سال پہلے 1.5 سال پہلے اسرائیل تھا وہ آج وہ نہیں ہے. گولان ہائٹس، اس کو اسرائیل کا ایسا تسلیم کر لیا امریکنز نے. اس کو تو بات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تسلیم ضرور کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ریاست کا ابھی تک نقشہ ہی فائنل نہیں ہوا. دوسرا، مجھے جو جمال عبد الناصر تھے مصر کے صدر، ان کی بات یاد آتی جب انہوں نے کہا تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے بعد میں کر دیا، لیکن ان کی جو بات کہنے کی تھی وہ بڑی گہرائی تھی اس میں. اس نے کہا جی اس وقت جو اسرائیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیبریو اسپیکنگ یورپینز ہیں. بڑی گہری بات کی تھی انہوں نے. لیکن اب بات یہ دیکھیے، آج کے حالات میں آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ آگے لے کے چلنا ہے آپ کو. ہمیں جو بھی ہمارے فیصلہ ہو یا نہ ہو، اس وقت ملک کے اندر فضا بنی ہوئی ہے آپ کے. ایک تو پولیٹیکلی ویسے ہی اسٹیبل نہیں ہے ملک اس وقت. اگر ہم یہ نئی ایک بحث چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں جس کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں تھی، اس بحث کو چھیڑنے کے بعد آپ دیکھیے، اگر یہ جنرل مصطفیٰ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی فیور میں ہے. دیکھیے کہا تو بہت کچھ جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کس نے سنا ہے کہ فیور میں ہے؟ یہ بھی دیکھیے، ڈس انفارمیشن جب پھیلتی ہے، جب اس قسم کا سورہ مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بہت سی جہتیں ہوتی ہیں، بہت سے پہلو ہوتے ہیں. اچھا، جو کنسیڈریبلی جو باؤتھ پیسز سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی طرف سے اگر یہ نیریٹو پچ کیا جائے تو پھر تو یہی مانی لیا جائے گا کہ شاید ان کی سپورٹ ہے. جو آپ ماؤتھ پیسز کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے اور اعجاز کو بھی آپ سمجھتے ہیں ماؤتھ پیسز، ہم تو ماؤتھ پیسز کسی کے بھی نہیں ہے. ہم تو نہیں، میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اینکرز کی سر بات کر رہا ہوں. جی میں وہی بات آپ سے سمجھ رہا ہوں. دیکھیے، بات ہر ایک آ کے کوشش تو یہی کرتا ہے آپ کو بتانے کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس ملک سے علیحدہ ہے کوئی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کو اپنے اسرائیل سے تعلقات قائم رکھنا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی نہیں ہے، اس ملک کے فائدے کے لیے نہیں سوچتی. جب فیصلہ کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ اپنی رائے دیتی ہے، اس کی اچھائی اور برائی سامنے رکھتی ہے. فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے. کل کو فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کا سارا کچھ بوجھ تو وہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے، یہ حکومت ہے، اس نے برداشت کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری خیال یہ بڑی سوچ، اس سوچ کو ہمیں بدلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جو کوئی بات کرتا ہے وہ ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. افتخار چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پر خاصا زیادہ دباؤ ہے عرب ممالک کا، اور پاکستان کو اس دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی، تھینک یو ہمیں موقع دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں بڑی کیٹیگوریکلی خان صاحب نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا. جو پی ٹی آئی کا ورژن تھا، جو پرائم منسٹر کا ورژن تھا، وہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. اگر کشمیر کا ایشو اور فلسطین کا ایشو سالو ہو جاتا ہے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، پھر اس پہ بات کی کوئی گنجائش باقی ہے. باقی جو ہم بات کر رہے ہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یہ ہو سکتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایک پیج پہ ہیں. دونوں کا بیانیہ بھی ایک ہے، اور دونوں کمپلیٹلی وہی بول رہے ہیں جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے. اور میں بڑا کلیئر ہوں اس میں، جتنا بھی پریشر ہو، کنٹریز کے اوپر پریشر آتا ہے، اور اس طرح کے پریشر ابھی نہیں آئے، آتے رہتے ہیں. اس میں ہمیں بالکل پریشر نہیں لینا چاہیے. ہمیں عوام کو، لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم کھڑے رہیں گے تو اس طرح کے پریشر، اس سے بڑے پریشر بھی آئے تو نو ایشوز. افتخار چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اوور آل دباؤ کا شکار ہے؟ خاصے پریشرز آ رہے ہیں مختلف ایشوز پر. دیکھیں جی، پریشرز تو بالکل ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں، اور ہم ان کو ٹیکل بھی کر رہے ہیں. اور اس طرح کے پریشر میں نے کہا فیوچر میں بھی آئیں گے، ہم ان کو بالکل ہینڈل کریں گے. اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ہینڈل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں
बेस्ट वे से कर रहे हैं और इस तरह के प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है और हम इनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब, एक छोटे से ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूएई के हवाले से भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब हैं। एजाज अवान साहब, यूएई ने इंटीमेशन किए बगैर जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनके वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं। पहले ये बताया गया था कि टूरिज्म के वीज़े मुअत्तल किए गए, अब जो एम्प्लॉयमेंट और वर्क परमिट थे उनको भी मुअत्तल कर दिया है। तो यूएई इतना टफ क्यों हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से? मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक प्रेशर का नैरेटिव आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर न करने का जी, और हर तरह की धमकियां और लालच भी दी गई, लेकिन लीडरशिप ने सिविलियन से जुल्फकार अली भुट्टो से लेके जियाउल हक और गुलाम इसहाक खान तक हर बंदे ने इस प्रेशर को विदस्टैंड किया और न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए। दूसरा प्रेशर था न्यूक्लियर वेपन के धमाके न करने का। उस प्रेशर को और 8 बिलियन डॉलर की लॉलेज को भी हमने छोड़ा और प्रेशर को भी सस्टेन किया और कौमी मफाद में न्यूक्लियर धमाके कर दिए। तीसरा प्रेशर गवादर और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से था। इस प्रेशर को भी विदस्टैंड किया पाकिस्तान ने और वो फैसला किया जो पाकिस्तान के मफाद में है। अच्छा एजाज अवान साहब, अगर डिफरेंस की बात की जाए, देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है, जो तीनों पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो प्रेशर के इवेंट्स बताए हैं, वो प्रेशर इंटरनेशनल प्लेयर्स का था और यहाँ पे आपके ब्रादर इस्लामिक ममालिक जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं पाकिस्तान को डिफरेंट चीजों के लिए, तो फर्क तो है ना। पहली बात यह है कि ब्रदर ममालिक कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे और ब्रदर ममालिक का प्रेशर मैंने आपको यमन के ताल्लुकात में सऊदीया का डायरेक्ट नाम लेके बता रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ने हमें कोलिशन फोर्सेस में शामिल करके फौज मांगी थी यमन की जंग के लिए और हमने इनकार किया था क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं था। हम FATF की ब्लैक लिस्ट में भी रह चुके हैं पहले, ये कोई पहली दफा ग्रे लिस्ट में हम नहीं आए। बिल्कुल ठीक तो है। जब पाकिस्तान के कौमी मफाद की बात होती है तो पाकिस्तान की लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर प्रेशर को फेस करना जानती है। कोई प्रेशर ऐसा नहीं जो हमारी, आप समझते हैं कि यूएई प्रेशर डाल रहा है, यूएई प्रेशर डाल रहा है, ये जो चीजें कर रहा है कि वीजा मुअत्तल कर दिए गए हैं? नहीं, जब तक उनकी तरफ से फॉर्मल क्लैरिफिकेशन नहीं आती, मैं समझता हूँ एक सॉवरेन स्टेट है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हमने वीजे मुअत्तल किए हैं, लेकिन जिन 13 ममालिक के वीजे कंसर्न्स में देखें, सिक्योरिटी कंसर्न में दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि जब उन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया, सफारती ताल्लुकात बना के फ्लाइट शुरू कर दी, तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ममालिक जिनमें लोग इस डिसीजन को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अपने मुल्क में आबादी उनकी सिर्फ 12% है, 80% तकरीबन गैर ममालिक के लोग हैं जो वहां पे आबाद हैं, इसलिए उनके डोमेस्टिक प्रेशर जितने नहीं है। एक सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने थोड़ा सा अरसा वो लोग जो जज्बाती होकर को गलत फैसला कर सकते हैं या किसी, तो आप समझते हैं ये आर्म ट्विस्टिंग नहीं है? ये आर्म ट्विस्टिंग पाकिस्तान की नहीं है और ये रिजॉल्व भी हो जाएगी। आप देखेंगे ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि OIC के चार्टर पे ये शामिल नहीं था कश्मीर का इशू, लेकिन आज आपने देख लिया कि वहां से एक करारदाद भी पास हो गई जो सबने इंडियन एक्शन को कंडेम कर दिया। तो क्या ये सऊदी अरेबिया और UAE के मर्जी के खिलाफ OIC में करारदाद मंजूर हो गई है? सर्टेनली सऊदी अरेबिया लीड करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसको समझ जाएं तो फिर हमें समझने में आसानी होगी। हमें सिर्फ एक दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम करने की रीत डालनी चाहिए और जो प्रोपेगेंडा है उसको अवॉइड करना चाहिए। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप भी ऐसा ही सोचते हैं जैसे मेजर जनरल अवान साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई टफ सिग्नल्स नहीं दिए जा रहे हैं UAE की तरफ से? देखिए, तो ये जो हम कहते हैं ब्रदर, इस्लामी मुल्क, दोस्त, ये हमें भूल जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत क्या है और
नौयत अगर तब्दील होगी तो ताल्लुकात तब्दील होंगे, अगर लोगों के वफादात तब्दील होंगे तो जो है आपके सारे ताल्लुकात में मसला बनेगा। पाकिस्तान यूएई के साथ हो, सऊदी अरेबिया के साथ हो, कुवैत के साथ हो, किसी के साथ भी हो, हमारे ताल्लुकात की नौयत थोड़ी डिफरेंट है। ये हमें समझने की जरूरत है। यूएई आपके मेरा ख्याल है शाउटिंग डिस्टेंस पे है पाकिस्तान से, तो यूएई और वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स, और आज की बात नहीं मैं कर रहा, हम लोग जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि यूएई को चाहे उनकी एयरफोर्स थी, चाहे उनके ये एमिरेट्स की जहाज थे, जो भी था, हर चीज में पाकिस्तान ने हमेशा खुल के उनकी मदद कॉन्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 2, यूएई की अपना एक सिस्टम है अपने अंदर, उसके उस सिस्टम में वो चलते हैं। उन्होंने अपनी एक फैसिलिटी रखी हुई है, किस मुल्क के कितने लोगों को रखना है, किसको नहीं रखना है। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तानी जो काम कर सकते हैं दुनिया का और कोई मुल्क नहीं कर सकता। उनको ये पता है कि कल को खुदा ना खास्ता, और ये मैं आपको मतलब बड़ी अपने जो बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा तजुर्बा है यहाँ पे, उनको ये पता है कि खुदा न खास्ता कल को यूएई की सिक्योरिटी का कोई मसला बनेगा तो कोई दुनिया की और ताकत मदद को नहीं आएगी, उनकी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अच्छा, यहाँ जॉब मार्केट तो वैसे इंडिया को लूज कर रहे हैं यूएई में और फिर सऊदी अरेबिया में भी, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक जो मार्केट है वो भी हम लूज कर जाएंगे इंडिया। हमारा मसला क्या है जी? हमारा मसला ये है, हम पहले के जमाने में बैंकिंग जो सेक्टर था सारे पूरे मिडिल ईस्ट में कंट्रोल कर रहे थे, वो हमारा खत्म हो गया। हमारा उसके बाद जो रह गया, ये अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है वहां पे। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया ने जो स्किल्ड वर्कर्स जो भी साथ थी उसमें जाकर अपने आप को बिठा लिए। इंडिया ने अपने बिजनेसेस वहां पे बढ़ाए हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, एक बात ये भी कही जाती है, ये इप्री जो कि गवर्नमेंट रन एक इंस्टीट्यूशन है, थिंक टैंक है, उसकी रिकमेंडेशंस भी मैं पढ़ रहा था, इसमें एक बहुत अहम वैलिड पॉइंट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि कारोबारी ताल्लुकात इंडिया के साथ शहजादों की भी ज्यादा हो गए हैं और जो ओल्ड हुक्मरान थे उनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो एक ये भी वजह है कि कारोबारी ताल्लुकात उनके इंडिया के साथ ज्यादा हो गए हैं, इसलिए भी वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इंडिया को। देखिए तारीख देखिए, पाकिस्तान और भारत जिस वक्त वजूद में नहीं आए थे उससे बहुत पहले, सदियों पहले इनके ताल्लुकात और इनके तजारती ताल्लुकात थे इस खिते में, और ज्यादातर वो जो सदर्न इंडिया है यहाँ पे इनके ताल्लुकात थे। अब ये भी सुन के हैरान हो गए कि आज के जो शहजादे हैं इनमें बहुत से इनके घरों में अगर जाएंगे ख्वातीन जो है, जो इनकी शायद किसी किस्म की रिश्तेदारी भी होगी, वो भारत से आगे उनसे शादियां करके लेके आए हुए हैं। बिल्कुल सही। पर वो एक देखिए उनके ताल्लुकात वहां पे तजारती लेवल पर जो उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत उनके इम्पोर्टेंट है, और हमने वो मार्केट नहीं कब्जा की। हमारी जो लेबर है वहां पे जाके काम करने वाली, जब लेबर की जरूरत खत्म हो जाती है बेचारे वापस आ जाते हैं। इंडिया ने जो ब्लू कॉलर जॉब है जहाँ पे जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता किसी भी स्टेट का, इंडिया ने वहां पे जाके अपने आप को बिठाया लोगों ने, उन्हें बाकायदा तरबियत करके लिस्टें बना के सब कुछ रखा हुआ है। किसी मुल्क को जरूरत होती है किसी स्किल्ड लेबर की, वो जाके पेश कर देते हैं। हमने वो काम किया ही नहीं, हमने वो काम बिल्कुल ठीक हो जॉब मार्केट आपकी सुकड़ रही है तो कसूर इसमें हमारा है। बहरहाल देखिए यूएई के अपने जो इंटरेस्ट है, यूएई को उसमें काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वैसे भी ट्रेड का लेवल, बायलैटरल ट्रेड का लेवल काफी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपको कोई किसी किस्म का गैर इम्तियाजी सलूक लग रहा है या इम्तियाजी सलूक लग रहा है जो यूएई रेंडर कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता सच ऐसा है। हमारे ब्रदर कंट्री है और हमारा आई थिंक सो ये टेम्परेरी है, वक्ती तौर पे है। अभी उन्होंने जिस तरह इजराइल को ज्वाइन किया उनके ऊपर भी प्रेशर है, वक्ती है, लेकिन ये चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, दे नीड अस। वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान को बिल्कुल बुला के। पाकिस्तान को आप इतना ईज ना लें। मैंने इंटरनेशनल पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया को विजिट किया है। पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत अहम है ये अरब ममालिक के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो आप दुबई की बात कर लें। हमें वो ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते, और वो हमारे जो हालात हैं बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे वेरी सून। और हमारी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है इस दफा ही तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है भी हमारी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी है और वो कंटिन्यू कर रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये आपको नहीं लगता कि जो यूएई के शहजादों के या अरब रियासतों के शहजादों के इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुकात हैं वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी खारजा पॉलिसी को? आपको ऐसा नहीं लगता? मेरा ख्याल है, देखिए
हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा होता है। उन्होंने भी अपना नेशनल, एंड ऑफ द डे उन्होंने भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, जिस तरह हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। हम बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं है, ना होंगे, ना अंडर प्रेशर होकर कोई फैसला करेंगे। ये एक मजबूत गवर्नमेट है और जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एजाज अमान साहब, ब्रीफ सा कमेंट चाहिए। ये इपरी के पॉलिसी पेपर में रिकमेंड किया गया है कि पाकिस्तान को अरब रियासतों के हवाले से या अदरवाइज भी कश्मीर को फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन नहीं बनाना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को ये जो रिकमेंड किया गया है उसी समत आगे बढ़ना चाहिए और कश्मीर को हर जगह पे नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये एक प्रिंसिपल इशू है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में कश्मीर है और वो रहेगा, लेकिन कश्मीर की एनेक्स से सऊदी अरेबिया और यूएई की ताल्लुकात को हमें नहीं देखना चाहिए। जिस तरह हम अमेरिका को कहते थे कि हमें अफगानिस्तान की एनेक्स से ना देखें, हमें एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट देख के हमसे बात करें, तो हमें कश्मीर के ऊपर पोजीशन लेने की वजह से ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेने का हमें हक है और उसकी कोशिश करती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। हिंदुस्तान के बारे में एक कहता हूं कि हिंदुस्तान इज अ स्टेट ऑन द डिक्लाइन, इंटरनली फ्रेगमेंटेड मुल्क है हिंदुस्तान आज। कश्मीर पूरे का पूरा एलियनेट हो चुका है। जहां वो पहले कश्मीरियों को तकसीम करके उन पर हुकूमत करते थे, आज पूरा कश्मीर एक तरफ है। नेपाल वो खो चुके हैं, भूटान वो खो चुके हैं, म्यांमार वो चाइना के हाथों खो चुके हैं और श्रीलंका खो चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मेजर जनरल एजाज अमान साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।